कुछ ऐसे साइंस या बॉडी मार्कर्स हम पहचान सकते हैं जिसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि शायद हमारा डाइजेशन सही नहीं चल रहा है। खाना खाने के बाद अगर हमें ब्लोटिंग फील होती है, हेवीनेस फील होती है, या एसिडिटी होती है जो चेस्ट में जलन के तौर में आती है, या हमारा जो बावल मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कभी डायरिया हो जाता है। ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो लंबे समय तक टॉयलेट में रहने की वजह से भी आपके बाउल मूवमेंट्स या फिर डाइजेशन पर असर पड़ता है? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें फोकस अपने खाने पे होना चाहिए। सिमिलरली जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो फोकस उस पे होना चाहिए, ना कि आप फ़ोन पढ़ रहे देख रहे हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो उससे भी और एक टाइमिंग होनी चाहिए। प्लेट को कैसे डिज़ाइन करें कि हमारा डाइजेशन स्ट्रांग रहे, वो अफेक्ट ना हो, लंबे समय तक हम एकदम सही चले, पेट से रिलेटेड कोई परेशानियां ना हो। तो बेसिकली एक बैलेंस्ड डाइट जो है उसमें 150 से 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वो आपको पल्सेस से मिले, वो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से मिले, मगर प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। फिर कहते हैं 400 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 400 ग्राम आपकी मतलब 2 कटोरियाँ वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, एक दोपहर को एक शाम को। 300 ml कहते हैं कि आपको 300 ग्राम या 300 ml दही लेना चाहिए। फ्रूट्स हम ऐसे क्या खाएं जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो फ्रूट्स में बनाना आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। बनाना में सॉल्युबल फाइबर होता है, वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। पपाया है, पपाया में पेपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आपका गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, आपके संतरे हो गए, दे आर वेरी गुड फ्रूट्स। हम जो भी खाते हैं उसका रियल इम्पैक्ट हमें लगता है कि सिर्फ हमारे वजन पर पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करता है। वो हमारा डाइजेशन हो सकता है, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे लिवर, हर एक चीज़ इससे इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे में हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस वे में खा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, खासकर हमारे स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए, गट के लिए। आज के समय में हमें पता है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो पहले जैसी रही नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा जंक खाते हैं, प्रोसेस्ड खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट भी कई बार पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डाइजेशन लंबे समय तक एकदम ठीक रहे, आपको IBS, गैस, एसिडिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आपका गट ब्रेन एक्सिस जो है वो पूरा बना रहे, उसमें कोई तकलीफ ना आए, आपका गट भी हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। खास करके इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे भी है, तो जानना समझना लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि उनके लिए उनका डाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नीरजा हजेला। तो नीरजा, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक डाइजेशन के बारे में हर एक डिटेल बता सके, समझा सके, जो आई गेस आज के समय में ऑडियंस को जाननी, लोगों को जाननी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर में दिखता है, लगता है। एक बहुत ही ऐसा चलन है, बोला जाता है ये कि आप जैसा खाओगे वैसा दिखोगे, वैसा आपका थॉट प्रोसेस भी होगा। ये जो खाना है ये हमारे डाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, और आज के समय में उसमें जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से क्या चीज़ें बदल रही हैं? सो बेसिकली जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देश विदेश में 29 मई जो है उसको वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे का मतलब है कि जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, हम सही डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन से हमें सिर्फ यही पता लगता है कि खाना किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, उसके जो डाइजेस्ट होके जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो बॉडी कैसे अब्जॉर्ब कर रही है, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी से स्मूथली कैसे बाहर निकल जाता है। तो डाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ डाइजेशन का काम नहीं करता। 70% जो इम्यूनिटी है वो हमारी आंतों में पाई जाती है।
ये हैरानी की बात है, मगर हमारी जो आंतें हैं वो बॉडी का सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है। राइट। तो हमें बीमारियों से बचाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल ये पता लगा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारी गट है, जिसको हम कहते हैं आंतें हैं, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं। तो इसको हम गट ब्रेन कनेक्शन या गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। तो अगर हमारी डाइजेशन सही रहेगी तो हमारा मूड भी सही रहेगा। परफेक्ट। सो डाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। अब हम आज के दौर में आते हैं तो आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग बचपन में एक बैलेंस डाइट खाते थे, दाल रोटी सब्जी खाते थे। अब क्या हो रहा है कि हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं। टाइम नहीं होने की वजह से हम लोग जंक फूड ले लेते हैं। हम लोग रेडी टू ईट पे बहुत फोकस करते हैं। प्लस हम लोग अब एक्सरसाइज भी कम करते हैं। बचपन में क्या था, बैडमिंटन बहुत ज़रूरी था, कुछ ना कुछ खेल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़रूरी थी। अब फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही कम हो गई है। हम सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं। प्लस स्ट्रेस इतना ज़्यादा है अब सबके, मतलब आप आज देख लो, जो भी हो वो यही कहता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से भी आपका डाइजेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। एक और चीज़ है, हमें नींद पूरी नहीं मिलती। बचपन में क्या होता था, 7-8 घंटे की हम आराम से नींद सोते थे, अच्छे से सोते थे। अब क्या 6 घंटे की नींद भी पूरी नहीं पड़ती। तो ये सब कारणों की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लगिश हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। तो जो पोषण हमें चाहिए, जो एनर्जी के लिए चाहिए, वो पोषण हमें सही तरीके से नहीं मिलता। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि हम जो भी खाते हैं उस हिसाब से हमारा मूड भी डिसाइड होता है। हाँ। अच्छा खाएंगे तो सही मूड रहेगा, खराब खाएंगे तो खराब मूड रहेगा। Yes. तो अगर कुछ साइंस हमें समझने हो कि शायद हमारा डाइजेशन अब सही नहीं चल रहा है। हाँ। आपने एक तो बताया कि मूड हो सकता है खराब हो, तो मे बी हम बोलते भी कि लगता है इसका खाना नहीं पचा या सुबह अच्छे से फ्रेश होकर के नहीं आए हैं, इसीलिए इसका मूड अपसेट है। कुछ ऐसे साइंस या बॉडी मार्कर्स हम पहचान सकते हैं जिसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि शायद हमारा डाइजेशन सही नहीं चल रहा है? तो सबसे बहुत सारे मार्कर्स हैं, ये छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं एक्चुअली। जैसे खाना खाने के बाद अगर हमें ब्लोटिंग फील होती है, हेवीनेस फील होती है, या एसिडिटी होती है जो चेस्ट में जलन के तौर में आती है, या हमारा जो बावल मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कभी डायरिया हो जाता है, थकान होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट सही से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो हमें थकान हो जाती है, फिटीग हो जाती है। ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ठीक है। और हम कुछ ऐसे और आपसे चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोग सफ़र करते हैं। तो ये दिक्कतें क्यों हो जाती हैं और इसको करेक्ट करने का कोई सही तरीका है? जैसे अगर हम डाइजेशन में बात करें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है गैस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कई लोगों को कुछ भी खाने के बाद गैस बनने लगती है। ज़्यादा देर खाली पेट रह लिए तो गैस बनने लगेगी। कुछ लोगों को कैफीन भी नहीं सूट करता है, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी ली तो गैस बनने लगेगी। तो गैस क्यों प्रोड्यूस होती है? एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि आजकल हम खाना जो है वो बहुत हेवी खाना खाते हैं। तो जब हम हेवी खाना खाते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि शाम को, रात का जो खाना है वो बहुत हेवी होता है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रात को रेस्ट करता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। और इसलिए आप सुबह जब उठते हो तो आपको हेवीनेस होती है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी हो जाती है। ये सब इसीलिए क्योंकि हमारा खाने का कोई सही टाइम नहीं है। खाने का टाइम बहुत ज़रूरी है। हम जो खाना खाते हैं वो तो बहुत ज़रूरी है, मगर खाने का टाइम भी बहुत ज़रूरी है। और क्या सही टाइम होना चाहिए खाने का? बेसिकली हमें अपना एक टाइम लगाना चाहिए कि सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर हम मिड मॉर्निंग स्नैक जो लेते हैं उसमें कुछ फ्रूट्स ले लिए, पपाया हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर लंच हमारा चपाती, दाल, सब्ज़ी, थोड़ा दही बहुत ज़रूरी है। और फिर शाम को जो है खाना जो हम डिनर करते हैं वो सोने से 3 घंटे पहले करना चाहिए, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना समय मिल जाए कि वो उस खाने को अच्छे से पचा सके। तो जब आप सोएंगे और अगले दिन उठेंगे तो नेचुरली आप लाइट और हल्का फील करेंगे। बिल्कुल। तो ये टाइम ईटिंग जो है, टाइमली ईटिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टीवी, हमारा कोई सीरियल मिस हो गया तो हम अपनी खाने की प्लेट को टीवी के सामने रखें, फोन या लैपटॉप देखते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली टीवी पे कंसंट्रेट कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी
स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, तो खाने को चू करना, अच्छे से चबाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और इसको आराम आराम से अपना खाना खाना, इंजॉय करना, जो आप खाना खा रहे हैं उसको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आपने जब च्यूइंग की बात की तो आई डोंट थिंक सो आज के समय में कोई इतना आराम से खाना खाता है। सबके पास समय की कमी रहती है, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाओ। एक तो टर्म ही हो गया, चलो जल्दी जल्दी खाना है, खाओ और जल्दी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, ऐसे। तो आराम से खाना खाना कितना ज़रूरी है, जैसे हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने अपनी मदर से, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये अपनी मदर से सीखा है कि वो हर वक्त किसी भी इवेंट के लिए जाना हो, कुछ भी करना हो, वो 15 मिनट का बफर ज़रूर देती हैं। तो शांति से हम तैयार होते हैं, शांति से हम खाना खा सकते हैं और आराम से चीज़ें होती हैं। वही अगर आप हड़बड़ में करो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही वीक हो जाता है, स्लगिश हो जाता है डाइजेशन। दूसरी एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी। तो अब जब हम एक लंच करते हैं तो उसके बाद अगर 15 मिनट हल्की वॉक भी कर लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मूव करता है, सही तरीके से काम करेगा। तो लंच या डिनर के बाद 15 मिनट की वॉक, लाइट वॉक बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो है पानी। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंडेटरी है। तो हम मतलब बेसिकली खाने के इमीडिएटली बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो सही तरीके से एक्ट नहीं कर पाते। बट दिन में बीच बीच में एक बॉटल पानी रख लिया, उसमें नींबू डाल दिया, खीरा डाल दिया, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और वो सिप करते रहें, तो पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमने जैसे गैस की बात की, द सेकेंड थिंग इज़ ब्लोटिंग इज़ वेरी कॉमन। खास करके लड़कियों में ज़्यादा मुझे लगता है होती है प्रॉब्लम कि ब्लोटेड लग रहा है, पेट भारी भारी सा लग रहा है। तो ब्लोटिंग तो होगी, क्योंकि आप इतना हेवी खाना खाते हैं, स्पेशली शाम को जब आप इतना हेवी खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, फिर कुछ लोग अल्कोहल पी लेते हैं। ये सारे कारणों की वजह से ब्लोटिंग तो ज़रूर होगी। इसलिए मैंने कहा था कि टाइम जितना, मतलब खाना खाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कब खाना खाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड कि हमें जो खाना खाना है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट कब उस खाने को खाना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आजकल जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमारे इंडिया की डाइटरी गाइडलाइंस बनाती हैं। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली हैं जहाँ पे उन्होंने कहा कि बैलेंस्ड डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल ये फैट डाइट्स आ रहे हैं, कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गए, मगर जब हम खाने की बात करते हैं तो बैलेंस्ड डाइट, हमें कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत है, अच्छे फैट की भी ज़रूरत है। और एक चीज़ जो हमारे खाने में आजकल हम बहुत प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से हमें फाइबर नहीं मिलता। बट NIN के जो इनकी रिकमेंडेशन है, हमें 30 ग्राम फाइबर रोज़ लेना चाहिए। तो वो तो मिलता ही नहीं है। तो होल व्हीट ग्रेन्स, सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, तो वो इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। ब्लोटिंग की हमने बात की, कुछ लोगों को एक IBS जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो ये क्यों हो जाती है? तो ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। आजकल वो बताया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये जो एक गट ब्रेन कनेक्शन की वजह से, जब लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब हो जाता है। तब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि स्ट्रेस में या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ की बीमारी हो जाती है, या डायरिया हो जाता है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, तो उस टाइम हमारी जो डाइजेशन है वो वीक हो जाती है, या तो वीक हो जाती है या एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, या डायरिया हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन। सो IBS एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस की वजह से नॉर्मली होता है। और इसमें यही प्रॉब्लम है कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डायरिया हो गया। तो लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने से ये बेटर हो सकता है। इसमें ना एसिड रिफ्लक्स भी कई लोगों में देखा जाता है। कि कई लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते, थोड़ा टाइम नहीं देते, सीधे बेड पे आ जाते हैं। जैसे सोने आते तो उनको लगता है कि जैसे खाना ऊपर आ रहा है, मुंह में आ रहा है। तो ये एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत को सही करने के लिए हम क्या करें? यही
सही करने का खाने का टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक जो खाना हम खा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एसिड रिफ्लक्स के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पानी अगर कम लेते हैं तो स्टमक का जो एसिड है वो ज़्यादा बन जाता है, और ऑटोमेटिकली जब आप खाना खाते हैं, हेवी खाना खाते हैं, तो वो एसिड ऊपर आ जाता है, तो ऐसे लगता है कि छाती में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है। तो ये कंट्रोल करने के लिए आपका खान पान बहुत सही होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ना कुछ लिस्ट ऑफ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आए दिन आज के समय में लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये एक रेड फ्लैग या वार्निंग साइन है कि शायद आपका डाइजेशन वीक है, अब आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। नंबर 1, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं तो क्या ये एक साइन है? तो अगर सपोज आज रात को मैंने एक अच्छा हेवी खाना खाया, स्पाइसी भी हो, मसालेदार भी हो, सब कुछ हो, और अगले दिन मुझे थोड़ा सा खट्टे डकार आ रहे हों या मुझे हेवीनेस फील हो रही हो और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। मगर अगर रिपीटेडली मेरे को ये खट्टे डकार आ रहे हो, या मुझे ब्लोटिंग लग रही हो, या मेरी जो बावल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया हो, एसिडिटी हो, तब डॉक्टर को दिखाना। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो, स्टूल में ब्लड आ जाए, तो ये सारी अगर सिम्टम्स हो तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्मेली फार्ट्स अगर बहुत ज़्यादा आ रही हैं इसके तो? मतलब कि गैस बन रही है, आपकी डाइजेशन सही नहीं है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट में, जो आंतों में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। ओह माय गॉड। आप इमेजिन कर सकते हो, 100 ट्रिलियन। जितने ह्यूमन सेल्स भी नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारे बैक्टीरिया हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, ये हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि बॉडी तो कुछ खानों को डाइजेस्ट कर सकता है, बट कुछ ऐसे खाने हैं जैसे आपका हो गया, फाइबर्स हो गए, ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसको आपके ये गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ये हमारी आंतों को स्वस्थ रखता है। और दूसरे हैं बैड बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से हमें सारी बीमारियां होती हैं, डाइजेशन वीक हो जाता है, क्योंकि हमारी 70% इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टाइन्स में होती है, गट में होती है, तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जबकि बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब आजकल बहुत लोग ये सुन रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को आंतों में बढ़ाते हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमें आपको बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाते हैं। तो ये कभी कभी जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये इम्बैलेंस की वजह से ये दिक्कतें हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन, डायरिया अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो ये भी एक पुअर डाइजेशन का साइन है? 100% पुअर डाइजेशन का साइन है। इरेगुलर बावल मूवमेंट डेफिनेटली पुअर डाइजेशन का साइन। आप सोचो ना, अगर आप सुबह फ्रेश नहीं होते तो आपके मूड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो कॉन्स्टिपेशन, तो बावल मूवमेंट का रेगुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ ऐसा है कि आज के समय में लोग मोस्टली फ़ोन लेकर के जाते हैं। पहले लोग न्यूज़पेपर लेकर के जाते थे टॉयलेट्स में, आजकल फ़ोन लेकर के जाते हैं, घंटों स्क्रॉल करते हैं और लंबे समय तक अपने टॉयलेट्स में बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि स्मोक करेंगे वहाँ बैठ करके। तो लंबे समय तक टॉयलेट में रहने की वजह से भी आपके बाउल मूवमेंट्स या फिर डाइजेशन पर असर पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि, मगर जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें फोकस अपने खाने पे होना चाहिए। सिमिलरली जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो फोकस उस पे होना चाहिए, ना कि आप फ़ोन देख रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो उससे भी, और एक टाइमिंग होनी चाहिए। सो कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, क्योंकि रात को डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रेस्ट मोड में होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने के लिए एक गिलास गर्म पानी पी लिया, थोड़ा उसमें नींबू डाल दिया, तो उससे भी आपका बावल मूवमेंट
सही हो जा बेटर हो जाता है। ओके। इसमें जैसे हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की है उससे आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग सफ़र करते होंगे। अगर आपको कुछ एक सोल्यूशन की तरह बताना हो कि अगर आप इस तरीके की दिक्कत से जूझ रहे हैं, कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ होते हैं या हमें सीधे दवाइयों का सहारा लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो हमें अपनी डाइट को सही करना चाहिए। तो जो जैसे मैंने आपको कहा 30 ग्राम फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन में स्पेसिफिकली। अब इसबगोल क्या है? फाइबर ही तो है, फाइबर ही है। तो हमें 30 ग्राम फाइबर इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो जैसे हम चपाती बना रहे हैं, ना कि आजकल जो ब्रेड है, वाइट ब्रेड है या मैदा, रिफाइंड फूड्स जो हैं उनको ना करते हुए होल ग्रेन्स ले लें, उसकी चपाती बना लें, फ्रूट वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लें, पानी 7 से 8 ग्लास पानी लें, फिजिकल एक्टिविटी ना भूलें, क्योंकि जैसे आप वॉक करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मूव करता है, उसकी जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है वो बेहतर हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी करें, इनसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रॉब्लम्स हल्की हो सकती हैं। ये है कि अगर आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, तब तो डेफिनेटली हो जाती है। अगर लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद अभी भी आपको ठीक नहीं लग रहा तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर हम चाहें कि हम अपनी प्लेट को कैसे डिज़ाइन करें कि हमारा डाइजेशन स्ट्रांग रहे, वो अफेक्ट ना हो और लंबे समय तक हम एकदम सही चले, पेट से रिलेटेड कोई परेशानियां ना हो, तो हम अपनी थाली जो है हम खाते हैं वो कैसे डिज़ाइन करें? सो बेसिकली एक बैलेंस्ड डाइट जो है उसमें 150 से 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है। NIN का जो रिसेंट रिकमेंडेशन है वो कहता है कि 0.83 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। तो ऑलमोस्ट 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वो आपको पल्सेस से मिले, वो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से मिले, मगर प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। फिर कहते हैं 400 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 400 ग्राम आपकी मतलब 2 कटोरियाँ वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, एक दोपहर को एक शाम को। 300 ml कहते हैं कि आपको 300 ग्राम या 300 ml दही लेना चाहिए। ठीक है, प्रोबायोटिक की तरह। तो दही एक्चुअली प्रोबायोटिक नहीं होता। अच्छा, ओके। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोबायोटिक है। दही से हमें क्या होता है, दही बेसिकली से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है। और दही जैसे दही में लैक्टोज होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है जो मिल्क शुगर है। तो दही में क्या होता है, वो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो डाइजेशन बेटर हो जाती है उससे, मगर वो उसे हम एक्चुअली प्रोबायोटिक नहीं कहलाते। प्रोबायोटिक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके में ऐसे उस प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स में बिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके आंतों में जिंदा पहुंच के आपके जो अच्छे बैक्टीरिया उनकी मात्रा को इम्प्रूव करते हैं, आपके इंटेस्टिनल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये साइंटिफिकली टेस्टेड बैक्टीरिया है। दही के बैक्टीरिया जो हैं वो स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो जिंदा नहीं पहुंच पाते। बट दही एक बहुत न्यूट्रिशनली डेंस फूड है। उसमें सारे कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो उसको लेना चाहिए। हाँ जी, वो लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। तो इसमें जैसे आपने हमें बाकी सारी चीज़ें बताई, प्रोटीन का भी प्रोटीन का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अभी आजकल प्रोटीन पे भी बहुत चर्चा हो रही है। हर एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रोटीन बेच के की जा रही है। बट ये भी देखना चाहिए कि अगर आपको प्रोटीन खाने से मिल रहा है तो आपको ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, ज़रूरत नहीं है। तो खाने में एग्स में प्रोटीन होता है, दही में प्रोटीन होता है, आपके दूध में प्रोटीन होता है, चीज़ में, पनीर में प्रोटीन होता है, पल्सेस में भी प्रोटीन होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उतना प्रोटीन आप किसी तरीके से अपने डाइट में शामिल करें। और जैसे कहते हैं कि एवरी मील शुड हैव सम प्रोटीन। तो जैसे अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो एक अंडा ले लिया उसके साथ, या पनीर ले लिया, लंच में दाल हो गई, तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। शाम को अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ चिकन या फिश ले लिया या पनीर ले लिया। प्रोटीन हर एक मील में इंक्लूड करना, तभी आपका वो जितना अमाउंट प्रोटीन आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सकती है। परफेक्ट। तो आपने हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हम अगर अपनी थाली डिज़ाइन करना चाहे सो दैट हमारा डाइजेशन स्ट्रांग रहे तो वो कैसे कर सकते हो। तो आई एम श्योर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है हमारी ऑडियंस के लिए खास करके ज़्यादा यूजफुल होगी। परफेक्ट। इसमें हम चाहते हैं कि आजकल इस थाली में फैट्स नहीं भूलना चाहिए। हमें 25 ग्राम फैट की भी ज़रूरत है। जो अच्छे फैट्स हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। और कैसे लें हम वो हेल्दी फैट्स? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आजकल सैचुरेटेड फैट्स है और अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो
ज़्यादातर हेल्दी फैट्स होते हैं, तो आपका आजकल सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रैन ऑयल है, जहाँ से भी आप फैट्स ले सकते हैं। नट्स एंड सीड से फैट्स आपको मिलता है, हेल्दी फैट्स नट्स एंड सीड से भी मिलते हैं। ठीक है। आजकल ना जैसे प्रोबायोटिक्स, जैसा कि आपने भी कहा कि इसकी बहुत बात हो रही है, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, तो इसमें लोगों को बोला भी जाता है कि आप बटर मिल्क लीजिए, दही खाइए, कांजी पीजिए, अचार भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, चटनी खाइए अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या सच में हेल्प करती हैं हमें अपनी तो डाइट में ये इंक्लूड करना चाहिए? डेफिनेटली ट्रेडिशनल, हम लोग तो हाँ। ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स राइट। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर ना, हम तो वो हाँ। लेते ही लेते हैं। मगर अगर आप एक प्रोबायोटिक बेनिफिट ढूंढ रहे हैं अपने खाने से, तो एक साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोबायोटिक लेना चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो ज़रूरी जब भी है। आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट में, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट, उसमें पूरा बैक्टीरिया का नाम, कितने बैक्टीरिया हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लेने से आपके को कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। तो वो पढ़ के ही आप एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट इंक्लूड करें। तो आजकल जैसे मैंने कहा आपको कि हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना बदल गया है, मतलब ऑन द गो फूड है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, हाइड्रेशन सही तरीके से नहीं होती, स्ट्रेस, स्लीप सही तरीके से नहीं मिलती। तो इस सब में क्या होता है कि अगर हम बहुत बढ़िया खाना भी खा रहे हों, राइट, अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हों, बहुत अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हों, मगर अगर हमारी आंतें ही सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स जो हैं वो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा के आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो भी आप खाना खा रहे हो वो सही तरीके से डाइजेस्ट हुए, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी सही तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। तो प्रोबायोटिक इज जस्ट एन एडिशन टू योर नॉर्मल डाइट, बट ये ज़रूरी है कि आप एक साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोबायोटिक लें। ठीक है। हमने अभी तक जो भी बात की है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हमें बात करनी चाहिए वो हमारी डाइट में, जो आपने भी कहा कि ज़रूर शामिल करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ्रूट्स हम ऐसे क्या खाएं जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो फ्रूट्स में बनाना आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। बनाना में सॉल्युबल फाइबर होता है, वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। पपाया है, पपाया में पेपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आपका गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, आपके संतरे हो गए, दे आर वेरी गुड फ्रूट्स। विटामिन सी के लिए वो वेरी गुड फ्रूट्स। आजकल किवी की बहुत चर्चा हो रही है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, वो भी लेना चाहिए। एवोकाडो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। तो कभी कभार ले सकते हैं। बहुत महंगा है, राइट, बट इट इज अच्छा हेल्दी फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो कभी कभी हम लोग भी, जैसे सैटरडे को मैं ज़रूर एवोकाडो टोस्ट लेती हूँ, तो एवोकाडो अच्छे से बना के उसको टोस्ट पे डाल के एवोकाडो टोस्ट ले लिया। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो फ्रूट्स में हम ये शामिल कर सकते हैं, ये सारे शामिल। वेजिटेबल्स में आजकल तो जो आपका वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, वो बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। 90% इनमें तो सिर्फ पानी होता है, शुगर बहुत ही कम होता है। अच्छा, ये जो बेल का जूस बना के देते हैं लोग, बेल वगैरह, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, इसमें मुझे आपसे पूछना था कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्रूट लेना ज़्यादा बेटर है या फ्रूट जूस? नहीं, बिल्कुल भी फ्रूट लेना, क्योंकि फ्रूट में फाइबर होता है। फ्रूट जूस में वो फाइबर नहीं होता। आई थिंक उसमें तो सारा फाइबर निकल ही जाता है, तो सिर्फ चीनी बचता है, सिर्फ चीनी बचती है, तो फ्रूट लेना ज़्यादा सही है। परफेक्ट। वेजिटेबल्स में हम क्या खाएं जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे? वेजिटेबल्स में सब वेजिटेबल्स अच्छी हैं। आपका लौकी, तोरी, टिंडा, ये तो बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स हैं। सारी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जितनी भी हो सकते हैं, पालक बहुत अच्छा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ब्रोकली बहुत अच्छा है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ग्रेट। तो ये सब ले सकते हैं। हम अगर अपने दिन की शुरुआत की बात करें कि कैसे करें कि हमारा डाइजेशन स्ट्रांग रहे, पूरे दिन अच्छे से चले। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठ करके गुनगुना पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया। आजकल सीड्स वाटर का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला है। आप प्लीज़ बताइए आपके हिसाब से क्या है सही चीज़ कि अपनी दिन की शुरुआत कैसे करें सो दैट डाइजेशन सही रहे? आप अपनी दिन की शुरुआत एक
ग्लास पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, जिसमें आधा लेमन आपने स्क्वीज़ किया हो, वो आपका मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिव करता है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लें जिसमें आपका जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, और उसको एक बनाना के साथ लें ताकि थोड़ा फ्रूट्स भी आपको उसमें मिल जाए। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में आप एक बोल पपाया ले सकते हैं, एक एप्पल ले सकते हैं, थोड़ा किवी, मिक्स्ड फ्रूट भी ले सकते हैं, थोड़े बेरीज किवी मिक्स करके ले सकते हैं। फिर लंच में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चपाती लें या चावल ले रहे हैं, जो भी लें, उसके साथ दाल, सैलड और आपकी सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। ओके, एक कटोरी दही लें, और आप प्रोबायोटिक अगर इंक्लूड करते हैं तो किसी भी मील के साथ आप उसको एक प्रोबायोटिक ज़रूर ले लें। परफेक्ट। फिर शाम को अगर आप कुछ भूख लगती है तो आप थोड़ा भुना हुआ चना ले सकते हैं, थोड़े मखाने, रोस्टेड मखाने ले सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ट्राई करना चाहिए कि 7:30 बजे तक हम अपना लास्ट मील ले लें। ठीक है, ग्रेट। इस तरीके से अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं और ओवरऑल खाते भी हैं पूरे दिन में तो हमारा डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा। परफेक्ट। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ जाननी है, क्योंकि हमने पूरे कॉन्वर्सेशन में ये तो बातचीत की है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, किस तरीके से क्या ना खाएं, क्या सबसे बड़े ऐसे फूड विलेंस हैं जो हमारे डाइजेशन को वीक करते हैं और इस तरह की बीमारियों से हमें प्रोन करते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको लेबल को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो फूड लेबल्स हैं ना, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, मतलब कुछ तो पैकेज फूड्स होते हैं, कुछ अनपैकेज फूड होते हैं, जैसे आपका बर्गर हो गया, चिप्स हो गए, नूडल्स हो गए, ये तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। दूसरे आपके शुगरी ड्रिंक्स हो गए, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगरी ड्रिंक्स हो गई, बेवरेजेस हो गई, वो अवॉइड करनी चाहिए। फ्लेवर्ड योगर्ट्स आ रहे हैं, मतलब उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिर स्पाइसी एंड ऑयली फूड को डेफिनेटली अवॉइड करना है। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही बंद कर दो, बट एटलीस्ट 5 days इन अ वीक, 5 दिनों के लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड लाइफ लीड करनी चाहिए। उसके बाद सैटरडे संडे एक दिन तो थोड़ा चीट मील हो ही जाता है, हम सबके लाइफ में हो जाता है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और अल्कोहल कंजम्पशन कम करना चाहिए। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी का कितना इम्पोर्टेंट? फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटी को आप एक पनिशमेंट की तरह नहीं ना लें। आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप किसी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी करना, बट फिजिकल एक्टिविटी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ग्रेट। तो हमने अभी तक जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हम चाहते हैं जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज ये ज़रूर बताएं कि ऐसे 4-5 गोल्डन रूल्स क्या है जो आपके डाइजेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वीक होने से बचाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, आपके गट को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। सबसे पहला जो है वो है एक बैलेंस्ड डाइट, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, फाइबर हो, और आपका पानी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, टाइम ऑफ ईटिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक टाइम बना लें अपने खाने के लिए, और ये कोशिश करें कि डिनर जो है आप एटलीस्ट 3 घंटे सोने से पहले लें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है फिजिकल एक्टिविटी। जैसे मैंने कहा कि 30 मिनट्स कहीं ना कहीं दिन में कभी ना कभी कैसे भी आप 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। हम भूल जाते हैं पानी लेना, बट पानी को लेना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर लेना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर। और स्ट्रेस जितना भी कम कर सको करो, मेडिटेट करो, लाइट ब्रीदिंग करो, म्यूज़िक सुन लो। म्यूज़िक से मेरा तो इमीडिएटली स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं कुछ अच्छे फास्ट गाने लगाती हूँ, मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो ये करने से आई एम श्योर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ग्रेट। तो ये अगर 4-5 चीज़ें ही, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बट एक
हमें माइंड के अंदर एक डिसिप्लिन लाना होता है। मेंटेन करना पड़ेगा उसको वैसे, हाँ। तभी जा करके हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, फॉलो भी कर पाएंगे और लंबे समय तक अपने डाइजेशन को हम स्ट्रांग भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। जो भी सवाल उनके मन में होंगे डाइजेशन से रिलेटेड, हमने पूरी कोशिश की इस कॉन्वर्सेशन में उन सभी को लाने की, उन सभी को जानने समझने की, एंड आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में फिर भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला टॉपिक किस चीज़ पर बनाएं, कौन से ऐसे हेल्थ टॉपिक पर बनाएं, उसका सजेशन भी आप कमेंट्स में ज़रूर दें। ऐसे भी और वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।